हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है कंप्लीट ब्रेकडाउन ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का, जो इस साल की नहीं सिर्फ हाईली एंटिसिपेटेड मार्वल मूवी थी, बल्कि मेरे हिसाब से डेफिनेटली द बेस्ट मूवी व्हेन कंपेयर्ड टू डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड थॉर लव एंड थंडर। वकांडा फॉरएवर काफी फन और मल्टीपल इमोशन से भरी रही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस मूवी में बहुत सारी हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और एमसीयू रेफरेंसेस हैं, जिन्हें मैं इस ब्रेकडाउन वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मूवी की कहानी शुरू होती है शूरी की लैब में, जहां वो अपने भाई टचाला को ठीक करने के लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रही होती है वकांडा का मैजिकल हार्ट शेप्ड हब, जिसे 2018 की ब्लैक पैंथर में किलमॉन्गर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ शूरी प्रे करती दिखती है पैंथर गॉडेस बास्ट से, ताकि वो उसके भाई को हील करने में मदद करे। पैंथर गॉडेस बास्ट को हमें ब्लैक पैंथर के इंट्रोडक्शन सीन में दिखाया गया था, लेकिन मोर रिसेंटली इसे हमने देखा था थॉर लव एंड थंडर के पैंथियंस ऑफ गॉड्स के बीच। शूरी और उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रियोट के कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि टचाला बीमार है और बहुत ही वीक हो गया है, जिससे कि उसकी किसी भी वक्त डेथ हो सकती है। ये एआई ग्रियोट हमने लास्ट टाइम अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी सुना था, जब शूरी विजन के माइंड स्टोन को ऑब्जर्व कर रही थी। अब यहाँ शूरी की पूरी कोशिश होती है कि वो उसे बचा सके, बट ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और टचाला सर्वाइव नहीं कर पाता। एंड ऑफ स्क्रीन ही क्वीन रामोंडा और शूरी के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि अब टचाला नहीं रहा है। अब ऑब्वियसली मूवी में टचाला के कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं किया गया है, एंड इनफैक्ट एक्टर चैडविक बोसमैन को एक ट्रिब्यूट के रूप में इस पूरी मूवी में टचाला के लिए ग्रीफ शो किया गया है, जिसे मल्टीपल मोमेंट्स पे एज ऑडियंस हम लोग भी फील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन्स में हमें देखने मिलता है टचाला का फ्यूनरल, जिसके बहुत सारे सीन्स ट्रेलर में ऑलरेडी दिख चुके थे, बट यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स के रूप में इस इंटेंसली इमोशनल सीन में कुछ ईस्टर एग्स भी है। यहाँ टचाला के कॉफिन पे हमें देखने मिलता है ब्लैक पैंथर का हेलमेट साइन, और साथ ही वकांडा फॉरएवर का ट्रेडिशनल सैल्यूट भी। यही सैल्यूट है जो वकांडन्स एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं। यहीं पर ईस्टर एग के रूप में 2018 की ब्लैक पैंथर मूवी में किलमॉन्गर वाली सेरेमोनियल फाइट में टचाला के वेपन्स यानी कि उसका स्पीयर और शील्ड उसके कॉफिन के साथ रखे होते हैं, और शूरी अपने हाथों में कैरी करती है ब्लैक पैंथर का हेलमेट। ये हेलमेट कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखा टचाला का फर्स्ट हेलमेट है। इसके अलावा वॉल पे टचाला का म्यूरल दिखता है, जिसपे वकांडन लैंग्वेज में लिखा है द किंग लिव्स एंड द पैंथर फॉरएवर इन अस। जैसे टचाला ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में अपने फादर की डेथ के बाद नताशा रोमानोफ को मेंशन किया था कि वकांडन्स मानते हैं कि डेथ लाइफ का एंड नहीं होता, बट बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू होता है। In my culture, death is not the end. It's more of a stepping off point. अब इंटरेस्टिंगली इस फ्यूनरल में एक भी अवेंजर नहीं दिखता है। आखिर इसका रीजन क्या है? एंड इसके साथ ऐसे ही वकांडा फॉरएवर के और भी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब रोती हुई शूरी से स्विच होते हैं हम मार्वल स्टूडियोज के लोगो पे। इस लोगो को एमसीयू के फेज 4 के ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कई डिफरेंट तरीकों से यूज किया गया है, और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के केस में यहाँ डायरेक्ट ट्रिब्यूट दी गई है चैडविक बोसमैन को, जहाँ लोगो पे ओवरले हो रहे सभी वीडियो सिर्फ टचाला के ही है। इसी तरह का कुछ 2019 की कैप्टन मार्वल मूवी में स्टैन ली की डेथ के बाद उन्हें ऑनर करने के लिए किया गया था। मूवी के किसी भी सीन में टचाला को नहीं दिखाया गया है, एक्सेप्ट वॉल पे म्यूरल एंड मूवी के बिल्कुल एंड में शूरी की मेमोरीज के रूप के अलावा। एडिशनली इस सीन में और मूवी के बिल्कुल लास्ट के सीन में जब शूरी टचाला को याद करती दिखती है, ये दोनों ही सीन टोटली साइलेंट विदाउट म्यूजिक रखे गए हैं, जो ऑडियंस को मौका देता है चैडविक बोसमैन की डेथ की वजह से क्रिएट हुआ वॉइड और ग्रीफ फील करने का। अब कहानी आगे बढ़ती है और टचाला की डेथ के एक साल बाद टाइम गुजरने के बावजूद भी टचाला की मौत का गम सब में जिंदा दिखता है, खास तौर पे क्वीन रामोंडा और शूरी में। वहीं पैरेलली जहां वकांडा ट्राइब टचाला की मौत का दुख मना ही रहे होते हैं कि यूएस की सीआईए फोर्सेस वकांडन रिसोर्स सेंटर पे अटैक कर देते हैं ताकि वो वाइब्रेनियम चुरा सके। वकांडन जनरल ओकोए की लीडरशिप में खुद को फोर्सेस से डिफेंड करते हैं और उनकी वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश नाकाम कर देते हैं। यहाँ पर डोरा मिलाज के मेंबर्स के रूप में एओ और अनेका भी दिखते हैं। इस हमले को क्वीन रामोंडा यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में सबके सामने लाती है, बट स्नैप के बाद अब कंडीशंस चेंज हो चुकी है और यूनाइटेड नेशंस वकांडा पे ट्रस्ट नहीं करते कि वो वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिस रीजन से वो उसे अपने पोजीशन में चाहते हैं। ये वही यूनाइटेड नेशंस का मीटिंग रूम है जहां 2018 की ब्लैक पैंथर के एंड में किंग टचाला ने जाके वकांडा के रिसोर्सेज पूरे वर्ल्ड में शेयर करने का प्रॉमिस किया था। अब क्वीन रामोंडा की वार्निंग के बावजूद सीआईए एजेंसी एक डिवाइस की मदद से अटलांटिक सी के बेस में वाइब्रेनियम को ढूंढ निकालते हैं, और जब वो उस वाइब्रेनियम सोर्स तक
पहुंचते हैं तो उन पे अटैक करते हैं ब्लू कलर की अंडर वाटर सिविलाइजेशन के वॉरियर्स, जिनके लीडर के रूप में हमें पहली झलक मिलती है नेमोर द सबमरीनर की, जिसपे और डिटेल्स मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अब अंडर वाटर नेशन तालोकन के ये वॉरियर्स ना ही सिर्फ यूएस शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बट साथ ही सभी एजेंट्स और क्रू मेंबर्स को भी मार देते हैं। यहाँ क्वीन रामोंडा ओकोए के साथ वापस पहुंचती है वकांडा, जहां हमें वकांडन बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते दिखती है एक फोर्स शील्ड। एमसीयू वर्ल्ड में इनिशियली वकांडा को हिडन रखने के लिए सिर्फ होलोग्राफिक्स यूज किए जाते रहे हैं, बट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स में फर्स्ट टाइम दिखे ये फोर्स शील्ड्स अब परमानेंटली वकांडा को प्रोटेक्ट करते हैं। मे बी एवेंजर्स एंड गेम के बाद वर्ल्ड में हुए चेंजेस और अपने किंग को खोने के बाद वकांडन्स काफी ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं। यहाँ ओकोए रामोंडा से कहती है माय क्वीन वी आर होम। ये कॉल बैक है 2018 की ब्लैक पैंथर का, जब वकांडा में एंटर होते हुए ओकोए ने यही बात अपने किंग टचाला से भी कही थी। Mr. Nakia, my prince, we are home. स्पेसशिप में क्वीन रामोंडा न्यूज देखती है जहां वकांडा के आउटरीच सेंटर पे अटैक वाली न्यूज दिखाई जा रही होती है। यहाँ पर ये न्यूज चैनल एमसीयू वर्ल्ड का ना होके प्रॉपर रियल वर्ल्ड का CNN न्यूज चैनल है। प्लस ये है पॉपुलर एंकर एंडरसन कूपर, एक रियल वर्ल्ड CNN के न्यूज एंकर। लेकिन इसी न्यूज ब्रॉडकास्ट में नीचे हमें देखने मिलती है एक न्यूज रील रिलेटेड टू स्कॉट लैंग, जहाँ मेंशन्ड है स्कॉट लैंग की बायोग्राफी बुक की प्रमोशनल डिटेल्स, जिसका नाम है लुक आउट फॉर द लिटिल गाय। अब ऑब्वियसली ये एमसीयू की नेक्स्ट मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के एक प्रमोशन के लिए की गई मार्केटिंग टेक्निक है, बट साथ ही ये हमें आइडिया देता है कि सभी स्टोरीज एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। क्वीन रामोंडा वकांडा पहुंचते ही शूरी से मिलने उसके लैब में जाती है। वहां हमें एक न्यू सूट दिखता है जिसपे शूरी काम कर रही है। ये सूट है मिडनाइट एंजल आर्मर। इसको फुल वर्किंग कंडीशन में हमें मूवी के एंड में देखने मिलता है, बट यही सेम सूट कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। डोरा मिलाज के मेंबर्स ओकोए, अनेका और एओ तीनों ही कॉमिक्स में इस मिडनाइट एंजल टीम के पार्ट्स थे। ऑल्दो इस सूट को कॉमिक्स में क्रिएट किया था टचाला ने जब वाइब्रेनियम के रिसोर्सेज डॉक्टर डूम ने चुरा लिए थे, बट मूवी में ये सिंपली शूरी के क्रिएटेड सूट्स हैं जिन्हें ओकोए और अनेका मूवी की क्लाइमैक्स बैटल में यूज करते हैं। रामोंडा शूरी को अपने साथ ले जाती है रिवर साइड पे ताकि वो दोनों अपने सेरेमोनियल कपड़े जो उन्होंने टचाला के फ्यूनरल में पहने थे उन्हें जला सके एंड फाइनली इस ग्रीफ को ओवरकम कर पाए। बट शूरी ऐसा करने के लिए अग्री नहीं करती है और वो एक साइंटिस्ट होने की वजह से इन सब सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करती। तभी वहां एंट्री करता है नेमर, जो अपनी लोकेशन पे हुए अटैक की वजह से गुस्से में होता है और वो वकांडन्स को इसका रिस्पॉन्सिबल मानता है। उसके हिसाब से वकांडा को पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन करना एक रॉन्ग मूव था, जिससे अब सभी बाकी कंट्रीज भी वाइब्रेनियम रिसोर्सेज ढूंढने लगे हैं और वो अपनी कंट्री और लोगों को इस एक्सपोजर के खतरे में नहीं डालना चाहता। नेमर क्वीन रामोंडा से तालोकन ट्राइब को डिफेंड करने के लिए वकांडा का साथ मांगता है और कहता है कि मिलके ये दोनों ट्राइब्स पूरे वर्ल्ड को आसानी से हरा सकते हैं। रामोंडा ये ऑफर रिजेक्ट कर देती है और उसके मना करने पर नेमर अब गुस्से में कहता है कि उसे पता है कि यूएस समुद्र में किस डिवाइस की मदद से वाइब्रेनियम का पता लगा रहा है और अगर वकांडन्स उस डिवाइस को बनाने वाले साइंटिस्ट को उसके हवाले कर दे तो वो शायद शांत हो जाएगा और वकांडा पे अटैक नहीं करेगा। जिसके बाद नेमोर वो डिवाइस उन्हें देके चला जाता है। मूवी के इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि वाइब्रेनियम जिस मिट्योर की मदद से वर्ल्ड में आया था उसी मिट्योर के मे बी मल्टीपल टुकड़े कई डिफरेंट जगहों पे गिरे थे, जिनमें से एक तो वकांडा था और दूसरा शायद समुद्र के अंदर यानी कि अटलांटिक सी में है। अब रामोंडा सभी ट्राइब्स को इकट्ठा करती है इस नेमोर के बारे में डिस्कस करने के लिए और यहाँ जवारी ट्राइब का लीडर अम्बाकू भी आता है जो खाते दिखता है एक कैरेट। ये एक कॉल बैक है ब्लैक पैंथर 2018 का, जब अम्बाकू ने एवरेट रॉस को बताया था कि उसकी ट्राइब के लोग वेजिटेरियन है। इसी थ्रोन रूम में हमें ट्रेलर्स में दिखे वॉल्स वाले वर्ड्स भी दिखते हैं जिनका ट्रांसलेशन है रेस्ट इन पावर किंग टचाला आर हीरो इट वॉज एन ऑनर। अब ओकोए के कन्विंस करने पे शूरी और वो जाते हैं बॉस्टन में उस साइंटिस्ट को ढूंढने। यहाँ वो पहले मिलते हैं CIA एजेंट एवरेट रॉस से, जो 1983 के एक रॉक बैंड रेड हॉट चिली पेपर्स का गाना सुनते हुए रनिंग करते दिखता है। रॉस रिवील करता है कि अब CIA का एक न्यू हेड बन चुका है और मूवी में आगे रिवील होता है कि वो कोई और नहीं मल्टीपल MCU प्रोजेक्ट्स में केमियोस कर चुकी वैलेंटीना एलेग्रा ही है। बट इनफैक्ट सबसे बड़ा शॉक मुझे लगा कि वैलेंटीना एक्चुअल में रॉस की एक्स वाइफ है। अब इस रिवील के बाद MCU के फ्यूचर में वैलेंटीना का क्या रोल होने वाला है वो मैं फ्यूचर वीडियोस में जरूर डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बट रॉस के थ्रू ही उन्हें पता लगता है उस साइंटिस्ट के बारे में जो बॉस्टन कॉलेज में है एंड वो दोनों जाते हैं बॉस्टन कॉलेज। यहाँ ओकोए और शूरी के फनी कन्वर्सेशन में वो उसके मेकअप को डिस्कस करते हैं, जहाँ ब्रांड नेम फेंटी का यूज किया गया है। मेकअप प्रोडक्ट्स का फेंटी ब्रांड की ओनर है फेमस सिंगर और एक्ट्रेस रियाना। इस मूवी के मल्टीपल सॉन्ग्स भी रियाना ने ही कंपोज किए और गाए भी हैं। अब यहाँ ये दोनों मिलते हैं रीरी विलियम्स से, एक 19 इयर्स की MIT स्टूडेंट। अब कॉमिक्स की वजह से हमें ऑलरेडी पता है कि रीरी आगे चल के आयरन हार्ट बनेगी, यानी कि वही होगी टोनी स्टार्क के आयरन मैन की
असली रिप्लेसमेंट। और मूवी में इवन दो आयरन हार्ट पे इतना फोकस नहीं दिखाया गया है क्योंकि रिरी विलियम्स हमें फिर से डिज्नी प्लस की सीरीज आयरन हार्ट में दिखेगी ही। बट यही हमें पता चलता है कि वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस रिरी ने एक साइंस प्रोजेक्ट के रूप में बनाया था और उसके बिना पूछे ही उसके टीचर ने वो डिवाइस यूएस गवर्नमेंट को दे दिया। ओकोए और शूरी के कन्विंस करने पे रिरी उन्हें अपने लैब में ले जाती है जहां हमें बहुत सारे एमसीयू रेफरेंसेस देखने मिलते हैं, स्पेशली टोनी स्टार्क और स्टार्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पर बहुत सारे स्क्रैप मेटल्स और डिवाइसेस पड़े होते हैं जो ऑब्वियसली है टोनी स्टार्क के मल्टीपल डिवाइसेस के पार्ट्स। कॉमिक्स में भी रिरी विलियम्स ने टोनी स्टार्क के सूट्स के स्क्रैप्स इकट्ठे करके ही उसकी टेक्नोलॉजी पे रिवर्स इंजीनियरिंग की थी जिससे वो बना पाई थी अपना फर्स्ट फ्लाइंग सूट जिसे आयरन हार्ट नाम दिया गया था। अब एमसीयू में टोनी स्टार्क के ना होने की वजह से शूरी ही आगे रिरी को गाइड करते हुए दिखती है। यहीं पर एक बोर्ड पे हमें आयरन हार्ट के सूट के प्रोटोटाइप आर्क रिएक्टर का डिजाइन भी दिखता है जिसमें उसके आर्क रिएक्टर की हार्ट शेप है। आयरन मैन और आयरन हार्ट के सूट का मेन डिफरेंस इसी हार्ट शेप्ड रिएक्टर से दिखाया गया है जिसे मूवी में आगे रिरी वकांडा में बनाते हुए भी दिखती है। इस दौरान जब ये तीनों लैब में इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो इन पर CIA फोर्स अटैक कर देती है एंड उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ओकोए कार से, शूरी बाइक से और रिरी विलियम्स अपने फर्स्ट आयरन हार्ट सूट के साथ भागती है। यहाँ ओकोए जिस कार को राइड कर रही है वो है पोंटियाक फायरबर्ड 1967 की एक क्लासिक कार। अब ये तीनों एक साथ एक ब्रिज पे इकट्ठे होने का प्लान बनाते हैं बट जब CIA ड्रोन उन्हें 30,000 फीट से ट्रैक कर रहा होता है तो रिरी अपने सूट की मदद से उसे डिस्ट्रॉय करने जाती है। MCU में दिखी रिरी की इस फर्स्ट आयरन हार्ट की फ्लाइट को एज अ कॉल बैक दिखाया गया है साल 2008 की आयरन मैन की फर्स्ट फ्लाइट के कंपैरिजन के रूप में। टोनी स्टार्क अपनी फर्स्ट फ्लाइट में कूलिंग प्रॉब्लम की वजह से ऑलमोस्ट क्रैश लैंड हो गया था और यहाँ रिरी अपनी फर्स्ट फ्लाइट में ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से ड्रोन डिस्ट्रॉय करने के बाद बेहोश हो जाती है जो अगेन प्रूव करता है कि MCU में नेक्स्ट आयरन मैन कौन होने वाला है। अब ऑल्दो ये तीनों ब्रिज पर पहुंच जाते हैं बट तभी सडनली उन्हें फ्लैंक करते हैं तालोकन फोर्सेस और वाटर बॉम्ब्स यूज करके उनके व्हीकल्स क्रैश करवाते हैं। मूवी के कई पॉइंट्स पे हमें ये वाटर बॉम्ब्स देखने मिलते हैं जो बेसिकली कंप्रेस्ड वाटर है और एक बॉम्ब की तरह वाटर को रिलीज करते हैं। इन वॉरियर्स में नेमोर की कजन नेमोरा और एक और वॉरियर अटूमा भी दिखता है। ये दोनों ही कैरेक्टर्स मार्वल कॉमिक्स के ही हैं और सिमिलरली ही प्रोजेक्ट किए गए हैं। ऑल्दो जो कॉस्ट्यूम नेमोरा ने पहनी है वो मैच करती है एज़टेकन वाटर गॉडेस से जिसका नाम मैं गूगल ट्रांसलेट करके भी प्रोनाउंस नहीं कर पाया हूँ तो स्क्रीन पे आप खुद ही पढ़ लेना। अब ओकोए की फाइट के बावजूद तालोकन शूरी और रीरी को अपने साथ ले जाते हैं। इसी ब्रिज पे नेक्स्ट डे CIA इन्वेस्टिगेशंस करती है और एजेंट रॉस शूरी के वकांडन ब्रेसलेट को चुपचाप उठा लेता है ताकि इस फाइट में वकांडन्स की इन्वॉल्वमेंट ना दिखे। यहीं पर हमें पता चलता है कि वैलेंटीना अब CIA की हेड बन चुकी है और उस ब्रेसलेट को वैलेंटीना ने बग करके रखा होता है जिससे कि जो भी डिस्कशन मूवी में आगे रेमोंडा और रॉस के बीच होता है वो CIA सुन रही होती है। इसी वजह से रॉस को मूवी में आगे चल के कैप्चर भी कर लिया जाता है। अब दूसरी तरफ अकेली बची ओकोए जब वकांडा में ये खबर पहुंचाती है तो प्रिंसेस को ना बचा पाने के गुस्से में क्वीन रेमोंडा उसे जनरल और डोरा मिलाज की रैंक से ही निकाल देती है। अब ये स्टोरी मैच करती है कॉमिक्स की स्टोरी लाइन से जब ओकोए और कुछ और डोरा मिलाज के मेंबर्स ब्लैक पैंथर और नेमोर के हाथ मिलाने के बाद बागी हो गई थी। इसी स्टोरी लाइन में हमें मिडनाइट एंजल वाले आर्मर्स भी देखने मिले थे। साथ ही हमें यहाँ पर रीजन पता चलता है कि ओकोए का हस्बैंड वकाबी इस सारी इवेंट्स के दौरान किसी और कंट्री में रिलोकेट होकर रहने लगा है क्योंकि वो वकांडन वॉरफेयर्स में नहीं पड़ना चाहता। एक्चुअल में वकाबी को प्ले कर रहे एक्टर डैनियल कलुआ की एक और मूवी नोप की शूटिंग डेट्स क्लैश होने की वजह से वो इस मूवी का पार्ट नहीं बन सके। अब अकेली पड़ चुकी क्वीन रेमोंडा जाती है हेल्प लेने टचाला की गर्लफ्रेंड नाकिया के पास हयाती में जहाँ वो इन्फिनिटी वॉर्स में टचाला को खोने के बाद रिलोकेट हो गई थी और एक स्कूल चलाती है। ऑलमोस्ट 6 साल निकल चुके हैं जिसका मतलब है कि नाकिया भी ओकोए और रामोंडा की तरह इन्फिनिटी वॉर में डस्ट नहीं हुई थी। बट साथ ही हमें पता चलती है मूवी के टाइमलाइन यानी कि वकांडा फॉरएवर की इवेंट्स MCU वर्ल्ड में साल 2025 की स्टार्टिंग में हो रही है एंड क्योंकि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया भी इसी के पैरेलल होगी तो वो मूवी भी ईयर 2025 में ही सेट है। नाकिया शूरी को ढूंढने के लिए अग्री करती है और अपनी डिटेक्टिव स्किल्स यूज करके पता लगाती है उस बीच को जहां नेमोर को पास्ट में कई बार देखा गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेमोर का एक और नाम भी है जो है उल्कन यानी कि द फेदर सर्पेंट गॉड। ऑल्दो कॉमिक्स में
उल्कन एक डिफरेंट कैरेक्टर है जिसका लिंक निमोर की कजन निमोरा से रहा है, बट यहाँ इन दोनों कैरेक्टर्स को एक ही दिखाया गया है। यहाँ शूरी और रीरी निमोर की कॉलोनी में होते हैं, जहाँ शूरी को निमोर से मिलने से पहले न्यू ट्रेडिशनल क्लोथ्स दिए जाते हैं। रीरी शूरी को उन कपड़ों को पहनने से रोकती है क्योंकि रीरी के हिसाब से मूवीज में जनरली ऐसे सीन्स के बाद ही कुछ बुरा होता है। यहाँ वो रेफरेंस देती है स्टार वॉर्स की प्रिंसेस लिया का, द ब्यूटी एंड द बीस्ट की बेला का और इंडियाना जोन्स की व्हाइट वुमन कैरेक्टर मैरियन का। अब शूरी निमोर से मिलती है और यहाँ हमें उसकी बैक स्टोरी पता चलती है। ईयर 1571 में तालोकन्स पहले ह्यूमंस ही थे जो कि जमीन पर ही रहते थे, लेकिन वो स्मॉल पॉक्स बीमारी से मरने लगे। तब इस टाइप के शमन यानी कि उनके गुरु को एक विजन आई और एक अंडर वाटर ग्लोइंग प्लांट के यूज से उन्होंने मेडिसिन बनाई, बट उस मेडिसिन को पीने के बाद उन सबकी डेथ हो गई। इन्हीं में नेमोर की मदर जो उस टाइम प्रेग्नेंट थी वो भी थी। अब डेथ के बाद जब वो लोग दोबारा रिजरेक्ट हुए तो उन्होंने रियलाइज किया कि वो सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं और इसी वाटर वर्ल्ड में नेमोर भी पैदा हुआ, जिसकी वजह से नेमोर ही वो अकेला है जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है और सांस भी ले सकता है। बाकी सभी तालोकन्स को जमीन पे सांस लेने के लिए स्पेशल मास्क पहनने पड़ते हैं। नेमोर के बर्थ वाले सीन में ही उसके एंकल विंग्स दिखते हैं जो उसे बाकी तालोकन्स से अलग बनाते हैं और फ्लाइट की एबिलिटी भी देते हैं। यही शूरी के साथ डिस्कशन में नेमोर कंफर्म करता है कि वो एक म्यूटेंट है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीयू और मार्वल कॉमिक्स के लिए। कॉमिक्स में 1939 में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ ये कैरेक्टर नेमोर द सबमरीनर फर्स्ट एवर म्यूटेंट है। ऑल्दो एमसीयू में फर्स्ट कंफर्म म्यूटेंट इस साल की डिज्नी प्लस सीरीज मिस मार्वल से कमाला खान बनी है, बट देन अगेन एमसीयू हिस्ट्री के हिसाब से 1571 में पैदा हुआ नेमोर अगेन यहाँ भी शायद फर्स्ट म्यूटेंट के रूप में ही दिखेगा। धीरे धीरे मार्वल म्यूटेंट्स को इम्प्लीमेंट करता जा रहा है एमसीयू वर्ल्ड में एंड नेमोर भी इसी डायरेक्शन में एक और स्टेप है। अब नेमोर की मदर की डेथ के बाद जब वो जमीन पे वापस आया अपनी माँ को दफन करने, बाकी ह्यूमंस के कोलोनाइजेशन और बुरे बिहेवियर की वजह से वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय करके परमानेंटली पानी में ही अपनी ट्राइब के साथ वो सेटल हो गया। अब फिर करंट टाइम में नेमोर शूरी से बात करते हुए उसको एक ब्रेसलेट देता है जो कि उसकी तरफ से एक सिंबल ऑफ पीस है। ये ब्रेसलेट उसी मैजिकल फ्लावर के पार्ट से बना होता है जिससे तालोकन्स ट्रांसफॉर्म हुए थे। वो शूरी को अंडर वाटर में अपनी ट्राइबल नेशन भी दिखाता है जहाँ शूरी वही सूट्स पहनती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में यूएस की एक्सपेडिशन टीम के लोगों ने पहने थे। अब हमें एक और न्यू कंट्री देखने मिलती है अंडर वाटर, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हुए भी ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन और कल्चर को अडॉप्ट किए हुए है, बिल्कुल वकांडा की तरह ही। यही हमें अंडर वाटर लाइट सोर्स के रूप में एक वाइब्रेनियम सन भी दिखता है। नेमोर चाहता है कि वकांडन्स और तालोकन्स में दोस्ती रहे और वो एक दूसरे का साथ दे ताकि वो बाकी वर्ल्ड के नेशंस को डिस्ट्रॉय कर सके, बट शूरी उसे ऐसा ना करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है। लेकिन जब नाकिया शूरी और रीरी को बचाने वहां आती है तो वो दो तालोकन मेंबर्स को मार देती है और जब नेमोर को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में आके वकांडा पे ही अटैक करता है। नेमोर के अटैक में वकांडन्स उसे रोकने में फेल हो जाते हैं एंड जब वो रीरी को मारने पैलेस तक पहुंचता है तो क्वीन रामोंडा उसके रास्ते में आ जाती है एंड नेमोर के ना चाहते हुए भी रामोंडा रीरी को बचाने के चक्कर में डूब जाती है। नेमोर वहां से जाने से पहले शूरी को धमकाता है कि अगर वो रीरी को उसके हवाले नहीं करते तो वो लोग फिर से अटैक करेंगे। शूरी जो अब तक अपने भाई की डेथ के दुख से रिकवर नहीं हुई होती है, अपनी माँ यानी कि क्वीन रामोंडा की डेथ के बाद बदले की आग में नेमोर से फाइट करने का फैसला करती है। वो नेमोर के दिए ब्रेसलेट से डीएनए उठाकर सिंथेटिकली क्रिएट करती है हार्ट शेप्ड हर्ब, जिसे पीने के बाद उसके पास आ जाती है ब्लैक पैंथर की पावर्स। बट उससे पहले वो पहुंचती है एंसेस्ट्रल प्लेन में जहां उसे मिलता है किलमॉन्गर वकांडा के थ्रोन रूम में। किलमॉन्गर से मिलके शूरी और ज्यादा एनकरेज होती है बदला लेने के लिए। वो रीरी विलियम्स से वाइब्रेनियम डिटेक्टिंग डिवाइस बनवाती है ताकि वो लोग नेमोर को अट्रैक्ट कर सके और साथ ही रीरी अपना न्यू आयरन हार्ट सूट भी रेडी करती है। ये सीन्स बिल्कुल रेप्लिकेट करते हैं टोनी स्टार्क के किडनैप होने के बाद अपने फर्स्ट आयरन मैन सूट बनाने वाले सीन्स के साथ। शूरी और रीरी रियलाइज करते हैं कि नेमोर की पावर्स पानी की वजह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसे हराने के लिए वो स्पेसशिप में एक इवेपोरेटिंग डिवाइस ऐड करने का प्लान करते हैं। अब एंसेस्ट्रल प्लेन से वापस आने के बाद शूरी को लगता है कि उसे पावर्स नहीं मिली है और गुस्से में वो एक मैनिकन को हिट करती है जो पीछे दीवार पे जाके बचता है। ये सीन मैच करता है ब्लैक पैंथर के उस सीन से जब टचाला इसी तरह एक मैनिकन को हिट करता है शूरी की लैब में। अब शूरी अपना फर्स्ट ब्लैक पैंथर सूट पहनती है जो डिजाइन में मैच करता है किलमॉन्गर के सूट से। इस सूट की पावर्स और शूरी के ब्लैक पैंथर के फ्यूचर को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया है, तो वो वीडियो आप बाद में कार्ड से चेकआउट कर लेना। अब ये सूट पहन के शूरी जबारी ट्राइब के माउंटेन एरिया में जाती है जहाँ सेफ्टी के लिए सभी वकांडन्स टेम्परली रीलोकेट हुए होते हैं। शूरी को एज ब्लैक पैंथर देख के एम्बाकू पहले उसे चैलेंज करता है, बट उसकी स्ट्रेंथ देख के वो बाकी सभी के साथ एज द न्यू ब्लैक पैंथर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ऑल्सो एम्बाकू शूरी को वार्न करता है कि नेमोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो उसकी पावर्स हल्क के साथ कंपेयर
कंपेयर करता है। मूवी के डायरेक्टर रायन कुगलर ने भी रिसेंट इंटरव्यूज में नेमोर की स्ट्रेंथ को हल्क और थॉर के साथ कंपेयर किया था, बट फ्यूचर में ये तभी प्रूव होगा जब हल्क और नेमोर की बैटल दिखाई जाएगी। अब फाइट में जाने से पहले शूरी मिडनाइट एंजल वाले आर्मर्स ओकोई को देती है, जो बाद में अनेका को भी अपने साथ ले लेती है फाइट के लिए। वकांडन्स फाइट के लिए जाते हैं अटलांटिक सी में अपनी वॉरशिप सी लेपर्ड पे, जहां रीरी का डिवाइस यूज करके नेमोर की आर्मी को अट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ कॉलबैक के रूप में वकांडन वॉर चैंट्स यिबाम्बे सुनने मिलता है, और साथ ही शूरी फाइट शुरू करती है वकांडा फॉरएवर कह के। ये दोनों ही चीजें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टचाला के ब्लैक पैंथर ने की थी। अब फाइट शुरू होते ही रीरी अपने आयरन हार्ट सूट से नेमोर को डिस्ट्रैक्ट करती है और एक स्पेस शटल में उसे ट्रैप करके वेपराइजेशन से उसकी पावर्स कम की जाती है। शूरी यहीं उस पर अटैक भी करती है, बट नेमोर शटल को डिस्ट्रॉय करके क्रैश करवाता है एक आइलैंड पे। अब शूरी और नेमोर की फाइनल बैटल होती है। यहाँ नेमोर भी अपना कॉमिक्स का वॉर क्राई इंपीरियस रेक्स यूज करता है, जिसका मतलब है एम्परर किंग। इन्हीं वर्ड्स को वो कॉमिक्स में भी फाइट्स के दौरान यूज करते हुए दिखता है। इस फाइट में शूरी बुरी तरह इंजर्ड भी हो जाती है, पर वो फिर भी नेमोर से बदले के गुस्से में कमबैक करती है और अपने क्रैश शटल के इंजन को ब्लास्ट करवा के नेमोर को जला देती है और साथ ही उसके एंकल का एक विंग भी काट देती है। बट एंड में उसे मारने की जगह वो उसे छोड़ देती है और उसे एज एलाई बनने का ऑप्शन देती है। नेमोर शूरी के आगे सरेंडर करके उससे अग्री करता है और वॉर यहीं पर खत्म हो जाता है। नेमोर के सरेंडर की वजह हमें आगे चल के पता लगती है, क्योंकि नेमोर जानता है कि वकांडा पर आने वाले वक्त में दोबारा हमले होंगे ही, और जब वकांडा को तैलोकन्स की मदद की जरूरत होगी तब वो उनके सामने अपनी कंडीशंस रख पाएंगे। यानी कि नेमोर वापस जरूर आएगा, बट फिलहाल एक एलाई के रूप में ही। बैटल खत्म होने पे शूरी रीरी को वापस उसके घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो सेफ है। यहाँ शूरी रीरी को बिल्कुल उसी तरह से ग्रीट करती है जैसे वो अपने भाई टचाला को करते दिखी थी फर्स्ट पार्ट में। साथ ही शूरी उसकी डिस्ट्रॉयड हो चुकी कार को फिक्स करके उसे एज अ गिफ्ट देती है, बट उसका आयरन हार्ट वाला सूट वकांडा में ही रखवा दिया जाता है। और क्योंकि अब शूरी सिंथेटिकली हार्ट शेप्ड हर्ब्स बनाना सीख चुकी है, वो कई और हर्ब्स बना के वकांडा में उन्हें प्लांट करती है ताकि ब्लैक पैंथर्स का फ्यूचर सिक्योर रहे। वकांडन्स को मदद करने की वजह से एजेंट रॉस को अरेस्ट किया गया होता है, बट उसे छुड़ाती है ओकोए अपने न्यू मिडनाइट एंजल सूट में। मूवी के एंड में सब शूरी के क्वीन बनने की सेरेमनी में उसका वेट करते हैं, बट वहां पहुंचता है म्बाकू जो न्यू किंग को चैलेंज करता है। अगेन ये कॉल बैक है ब्लैक पैंथर 2018 का, जहां म्बाकू ने टचाला को चैलेंज किया था। बट दूसरी तरफ शूरी निकल जाती है नाकिया से मिलने, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट रिवील करती है मूवी के मिड क्रेडिट सीन में, जिसका ब्रेकडाउन आप स्क्रीन पे इस वीडियो से चेकआउट कर लेना। वकांडा फॉरएवर के बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। ऑल्सो मूवी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आते रहने देना। बेस्ट क्वेश्चंस को मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।